अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। 20 दिसंबर 2024 कोर्ट के पास एक केस आता है जिसमें एक लेडी अपने सास और ससुर पे आईपीसी सेक्शन 498A लगाने की कोशिश करती है और ये इल्ज़ाम लगाती है कि उसके सास ससुर ने उसे मिलावट वाला खाना खाने पे मजबूर किया, जिसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो गया। बल्कि यही नहीं, वो अपने सास ससुर पे ये भी इल्ज़ाम लगाती है कि उसे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा था क्योंकि वो एक लड़का पैदा नहीं कर पा रही थी। लेकिन असल में ये सारे के सारे इल्ज़ाम झूठे थे। इसीलिए फॉर्चुनेटली कोर्ट ने कोई भी डिसीजन लेने से पहले इस केस की जांच पड़ताल की, जिसमें पता चला कि वो औरत झूठ बोल रही है और ये सब वो इसीलिए कर रही है ताकि प्रेशर में आके उसका हस्बैंड उसे डिवोर्स दे दे। वो औरत अपने हस्बैंड से डिवोर्स चाहती थी। जब कोर्ट को ये सब पता चला तो सुप्रीम कोर्ट ने नया जजमेंट पास किया, जिसके मुताबिक छोटा मोटा जुल्म या थोड़े बहुत झगड़े ये कोई भी क्राइम नहीं है। केस तब बनेगा जब विक्टिम को भारी नुकसान देने की कोशिश की जाए, या फिर विक्टिम को सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया जाए, या फिर विक्टिम खुद ही अपने आप को सीवियर इंजरी से नुकसान पहुंचा ले। सिर्फ इन शर्तों के साथ आईपीसी सेक्शन 490A वैलिड होगा। साथ ही कोर्ट ने हस्बैंड पे फॉल्स केस करने के लिए वाइफ और उसके फादर पे 5 लाख रुपए का फाइन लगा दिया। इस लॉ में एक चेंज हिंदुस्तान के काफी सारे मर्दों के लिए एक अच्छा डिसीजन साबित होता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इंडियन गवर्नमेंट को काफी सारे लॉज जल्द से जल्द चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिनकी बात हम करेंगे आज की वीडियो में। आईपीसी सेक्शन 497 ये सेक्शन ईयर 1860 में एस्टेब्लिश किया गया था। ये सेक्शन एडल्ट्री को क्रिमिनलाइज करता था, मतलब इलीगल बताता था। एडल्ट्री की सजा 5 साल की जेल और फाइन थी, लेकिन सिर्फ उस मर्द के लिए जिसने किसी और की बीवी के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाए हैं, और उस बीवी को, उस औरत को कोई भी पनिशमेंट नहीं थी, क्योंकि उस वक्त का लॉ ये समझता था कि बीवी अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी ओनर के कंसेंट के बिना कोई उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करे ये तो एक क्राइम है। इसीलिए गवर्नमेंट ने मर्द को तो सजा दी लेकिन औरत को पनिश ही नहीं किया, है ना फालतू लॉ। लेकिन 2018 में गवर्नमेंट ने इसे और वर्स्ट कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट को लगा कि यार ये तो बड़ा ही जेंडर बायस्ड लॉ है। एक तरफ ये बस मर्द को सजा देता है और औरत को कुछ भी नहीं कहता, और दूसरी तरफ ये औरत को अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी कहता है, और इससे तो धीरे धीरे औरत की इंडिविजुअल आइडेंटिटी तबाह हो जाएंगी। तो गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत सोच के 2018 में एडल्ट्री को ही लीगल कर दिया। बताइए इन सबसे एडल्ट्री को लीगल करने वाला क्या लॉजिक है? इस लॉ को जल्द से जल्द चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि ये लॉ फैमिलीज को तहस नहस कर देगा। बल्कि एडल्ट्री डिवोर्स के लिए भी एक ग्राउंड है, मतलब हस्बैंड या वाइफ ये पिटीशन फाइल कर सकते हैं कि मेरे पार्टनर ने एडल्ट्री करा है, और ये करके वो लोग डिवोर्स ले सकते हैं। ये लॉ इंडियंस को इमोडेस्ट बना देगा। इस लॉ को चेंज करना बहुत जरूरी है क्लीन फैमिली सिस्टम के लिए। सेक्शन 125 ऑफ CRPC, इस सेक्शन के तहत एक वाइफ अपने हस्बैंड से डिवोर्स के बाद एलिमनी डिमांड कर सकती है, भले ही वो औरत शादी के बाद उसके साथ एक ही दिन क्यों ना रही हो। बल्कि सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपने जायज या नाजायज बच्चे के लिए भी एलिमनी डिमांड कर सकती है। यहाँ तक कि कोर्ट कहता है कि जैसी लाइफस्टाइल एक हस्बैंड जी रहा है, वैसी ही लाइफस्टाइल वो अपनी डिवोर्स्ड वाइफ को भी प्रोवाइड करे, और अगर हस्बैंड ऐसा नहीं करता तो उसे 1 महीने की जेल हो जाएंगी। हर 1 महीने की जेल जब भी वो अपने महीने का अलाउंस पे नहीं कर देता, और अगर वो अगले महीने भी नहीं देता तो उसे फिर से 1 महीने की जेल हो जाएंगी। अब समझने वाली बात यह है कि अगर वो बंदा जेल में है तो वो बाहर जाके कमाएगा कैसे, और जब कमाएगा नहीं तो वो अलाउंस पे कैसे करेंगे? ऐसे तो उसे हमेशा के लिए जेल में ही रहना पड़ेगा। ये काफी इलॉजिकल है। लेकिन कोर्ट यही नहीं रुकता, बल्कि कोर्ट कहता है कि एक आध बार या कभी कभार उसकी वाइफ किसी और मर्द के साथ एडल्ट्री कर ले, किसी और मर्द के साथ इलीगल सेक्सुअल रिलेशनशिप रखे, तो ये कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से एलिमनी रोकी जाए। एलिमनी उसे देनी ही पड़ेगी। हाँ, अगर हस्बैंड एलिमनी देना रोकना चाहता है तो उसे प्रूफ करना पड़ेगा कि बीवी लिव इन एडल्ट्री में रहती हो, मतलब एडल्ट्री तो करती हो लेकिन एक बंदे के साथ वो लिव इन में भी रहती हो और लिव इन एडल्ट्री करती हो। मतलब वो हस्बैंड जेल में रहे, एलिमनी देने के लिए पैसा कमाए, या फिर वो एविडेंस कलेक्ट करता फिरे, वो करे क्या? इसका साफ साफ मतलब है, अगर ये केस किसी मर्द पे बैठ जाता है तो उसके बाद उसकी वाइफ भले ही दूसरों के साथ रातें गुजारे, लेकिन उसे पैसे देने ही पड़ेंगे, और फिर वो हस्बैंड के ही पैसे हस्बैंड के खिलाफ अपने लॉयर्स को देंगी। अगर इस लॉ में चेंज की बात करें तो सबसे पहले तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 14 को वायलेट करता है, जो कि कहता है कि इंडिया का हर नागरिक कानून की नजर में इक्वल है और उसे इक्वल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। इवन ये सेक्शन 125 CRPC हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए है, लेकिन शायद ही कोई हस्बैंड अपनी वाइफ पे 125 CRPC का केस करता होगा और ये केस चलता होगा। इस सेक्शन के असली शिकार मर्द ही बनते हैं। औरतें खुद का काम करके अच्छा खासा अर्न करने के बावजूद भी हस्बैंड से एलिमनी डिमांड करती है, और चलो मान भी लिए आर्टिकल 14 को वायलेट नहीं भी करता है, तब भी ये लॉ गलत है। क्योंकि जब एक मर्द और एक औरत डिवोर्स के बाद हस्बैंड वाइफ रहते ही नहीं है, तो हस्बैंड एक वाइफ को या फिर वाइफ एक हस्बैंड को अलाउंस क्यों दे, एलिमनी क्यों दे?
होना ये चाहिए कि डिवोर्स के बाद हस्बैंड और वाइफ का किसी भी तरीके का कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए, ना ही सोशली, ना ही फिजिकली, ना ही फाइनेंशियली। उन्हें अपने अपने खर्चों पे अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। ये चेंज इस लॉ में बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो और भी काफी सारे मर्द इस लॉ का टारगेट बन सकते हैं। सेक्शन 377, इस सेक्शन से तो आप सब वाकिफ है। जी हाँ, ये सेक्शन होमोसेक्सुअलिटी के बारे में है। ये सेक्शन 1862 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया में एस्टेब्लिश किया गया था। वही ब्रिटिश लोग जिसे हम बड़े ही आजाद ख्यालों का मानते हैं, उन्होंने इंडिया में होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज किया, इलीगल कर दिया। साल 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को लीगल कर दिया, लेकिन फॉर्चुनेटली 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को एबॉलिश कर दिया, रद्द कर दिया। लेकिन पता नहीं 6 सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट को क्या हुआ, उन्होंने अचानक से होमोसेक्सुअलिटी को लीगल कर दिया और कहा कि रजामंदी से अगर ये काम किया जाए तो ये कोई भी क्राइम नहीं है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि सेक्सुअल अट्रैक्शन तो किसी से भी हो सकती है, तो नेचुरल है, कॉमन है और इसका किसी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, इसीलिए इसे लीगल कर देना चाहिए और अब जो चाहे वो करो। इसीलिए गेज या फिर सेम सेक्स के लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, लेकिन वो लोग इंडिया में शादी नहीं कर सकते। शादी अभी इंडिया में इलीगल है, लेकिन अगर इस कानून को बदला नहीं गया तो बहुत जल्द वो लोग इसकी भी डिमांड करेंगे कि हमारी शादी भी होनी चाहिए, और फिर इंडियन कोर्ट शादी को भी लीगल कर देंगी, ये बोल के कि शादी करने का तो सबका हक है। अगर होमोसेक्सुअलिटी को इंडिया ने इलीगल नहीं किया तो इंडिया का फैमिली सिस्टम उसी तरह तबाह होगा जैसे यूरोपियन कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज हुई है। इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956, ये एक्ट सेक्स वर्क और प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड है। इस एक्ट के तहत ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना, सॉलिसिटिंग करना, ब्रॉथल्स चलाना या फिर किसी प्रोस्टिट्यूट की तनख्वाह पे अपनी जिंदगी गुजारना, ये सब इलीगल है। ये सब कानून तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रोस्टिट्यूशन वो लीगल है। मतलब अगर कोई प्रोस्टिट्यूट ये काम प्राइवेट में करे तो ये उनके लिए बिल्कुल लीगल है। आज हम रेड लाइट एरियाज के बारे में सुनते हैं। प्रोस्टिट्यूशन की काफी सारी जगह खुल गई है जहां पे गवर्नमेंट कोई भी एक्शन नहीं ले रही और प्रोस्टिट्यूशन जोरों शोरों से चल रहा है। क्या ये एक महिला को, एक औरत को डिग्रेड नहीं करता? या इससे वुमन वैल्यू कम नहीं होती? और क्या प्रोस्टिट्यूशन के तहत एक वुमन सेफ रहती है? जरूरी नहीं कि एक प्रोस्टिट्यूट हमेशा सेफ रहती हो, उसके ऊपर काफी सारे जुल्म होते हैं जिसकी वजह से वो मेंटली, फिजिकली और मॉरली इल बन जाती है। इस एक्ट के तहत रेड लाइट एरियाज और काफी सारी प्रोस्टिट्यूशन की प्लेसेस को भी इलीगल कंसीडर करना चाहिए और हर तरीके के प्रोस्टिट्यूशन को क्रिमिनलाइज करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी बात है, आप एक बुराई को तो खत्म करना चाहते हो लेकिन उस बुराई की जड़ को आप बढ़ने देते हो। औरतों की इज्जत को बचाने के लिए प्रोस्टिट्यूशन को पूरी तरीके से क्रिमिनलाइज करना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इस एक्ट की मेन प्रॉब्लम इसका नाम है। अगर इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए तो काफी सारे मसले हल हो सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे आर्टिकल 14 अप्लाई किया जाए जो कि इक्वलिटी की बात करता है, तो यहाँ पे इसका नाम प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस ही काफी है। क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ औरतों के साथ तो नहीं होते, ये मर्दों के साथ भी होते हैं, और क्योंकि मर्दों के लिए इसमें कोई प्रॉपर लॉ नहीं है तो इस एक्ट के तहत मर्दों को भी इसमें ऐड करना चाहिए, क्योंकि काफी सारे मर्द खुद डोमेस्टिक वायलेंस में विक्टिम बन जाते हैं, जिसमें उस हस्बैंड की वाइफ और उसके इन लॉज उसे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करते हैं। उसकी वाइफ उसे गालियां देती है, उसे पता होता है कि मेरी वाइफ का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, वो फोनों पे बात कर रही है, वो किसी और के साथ घूम रही है, लेकिन वो इस पे कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो अपनी वाइफ को डिवोर्स देना चाहे तो 125 CRPC और 498A का खतरा उसके ऊपर हमेशा रहता है, और ऐसे में उस मर्द के पास सिर्फ और सिर्फ सुसाइड का ही ऑप्शन बचता है। और इसी से रिलेटेड रिसेंट केस हम देख सकते हैं अतुल सुभाष का। अगर इस एक्ट में मर्दों के लिए कोई जगह नहीं बनाई गई तो काफी सारे और अतुल सुभाष निकल के आएंगे। इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन एक्ट 1986, इस एक्ट का सेक्शन 4 हमें बताता है किसी भी चीज की सेल, डिस्ट्रीब्यूशन या सर्कुलेशन जिसमें एक वुमन को इनडिसेंट तरीके से या डेरोगेटरी तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा हो तो ये बिल्कुल इंडिया में इलीगल है। और अगर ऐसा करते हुए कोई पहली बार पकड़ा जाए तो उसे 2 साल की सजा हो सकती है और 2000 रुपए जुर्माना भी, और अगर ये कोई दूसरी बार करते हुए पकड़ा जाए तो उसे 5 साल की सजा हो सकती है और 1 लाख रुपए का जुर्माना। जैसे कि बुक्स, पैम्पलेट्स, फोटोज, मूवीज, पेंटिंग्स, अगर ये सब चीजें किसी भी वुमन को गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर उसे डेरोगेटरी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ऐसी चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करने वालों को जेल हो सकती है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये एक्ट की इंडिया में क्या वैल्यू है और ये एक्ट इंडिया में क्यों एग्जिस्ट करता है। क्योंकि क्या जजेस और पुलिस ऑफिसर्स मूवीज, वेब सीरीज नहीं देख रहे हैं कितने गंदे तरीके से एक वुमन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कितने डेरोगेटरी तरीके से एक वुमन को दिखाया जा रहा है, रेप सीन, सेक्स सीन्स दिखाए जा रहे हैं, सॉफ्ट पॉर्न दिखाया जा रहा है, आइटम सॉन्ग्स दिखाए जा रहे हैं, और इससे ज्यादा कोई क्या गंदे तरीके से एक वुमन को रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन ये सब करने वाले सारे डायरेक्टर्स, सारे प्रोड्यूसर्स आज जेल के बाहर है, बल्कि नए नए आइटम सॉन्ग्स और नए नए सीन्स डिसाइड कर रहे हैं कि अगली फिल्म में क्या डालना है। इस एक्ट पे ये करने की जरूरत है कि इस पे अमल हो। गुजरात, बिहार और ऐसे ही 2-4 इंडियन स्टेट्स में अल्कोहल को इलीगल बताया गया है, लेकिन ये काफी नहीं है। अल्कोहल को पूरे इंडिया भर में बैन करने की जरूरत है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में आके कितने बड़े बड़े केसेस हमारे सामने आते हैं। जैसे कि एक रीसेंट केस पुणे कार क्रैश का, जिसमें 17 साल का लड़का वेदांत अग्रवाल 2 मोटर बाइक राइडर्स को मार डालता है,
और वेदांत उस वक्त ड्रंक था। सेक्शन 185 कहता है कि अगर एक ड्राइवर के ब्लड में 30 मिलीग्राम अल्कोहल पाया जाता है हर 100 मिलीलीटर्स में से, या फिर वो इतनी शराब पी चुका है कि उससे गाड़ी ही कंट्रोल नहीं हो रही, तो उसे पनिश किया जाएगा। अगर फर्स्ट टाइम वो ऐसा करता है तो उसे 6 महीने की जेल और 10,000 रुपए फाइन देना पड़ेगा, और अगर वो सेकंड टाइम भी ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो उसे 2 साल की जेल होगी और उसे 15,000 तक का फाइन देना पड़ेगा। लेकिन क्या यह सेक्शन मर्डर, रेप, डोमेस्टिक वायलेंस और कंज्यूमर की बैड हेल्थ को कंट्रोल कर सकता है? बल्कि ये रिपोर्ट देखिए, WHO की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में हर 1 लाख लोगों में से 38.5 अल्कोहल से रिलेटेड डेथ्स है। बल्कि रिपोर्ट बताती है कि बार बार और ज्यादा शराब पीने वालों में 15 से 19 साल के बीच के लोग हैं। मतलब सोचिए, अगर आज से 15 से 19 साल के यंगस्टर्स शराब पीने की आदत लगा लेंगे तो कल को क्या होगा, उनकी हेल्थ का क्या होगा, क्राइम्स कितने बढ़ जाएंगे। और इंडिया में शराब पीने का रेट बढ़ता ही जा रहा है। इंडिया में हर साल 1 लाख लोगों की डेथ होती है रोड से रिलेटेड, जो कि ड्रंक होते हैं। 30,000 डेथ हर साल होती है कैंसर पेशेंट की, जिनकी बॉडी से अल्कोहल की मात्रा पाई गई है। इंडियन गवर्नमेंट को अल्कोहल बैन करने की बहुत सख्त जरूरत है अगर गवर्नमेंट इंडियंस की जान बचाना चाहती है और क्राइम्स को कम करना चाहती है। प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज ऑफ मुस्लिम वुमेन एक्ट 2019, ये एक्ट ट्रिपल तलाक के बारे में, जो कि ट्रिपल तलाक को एक क्राइम बताता है। अगर हम इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ट्रिपल तलाक एक साथ दे देना हराम है और गुनाह है, और साथ ही ये बहुत रॉन्ग प्रैक्टिस है जो कि जाहिल मुस्लिम मैन करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ट्रिपल तलाक के बारे में इंडिया का जो लॉ है वो मुस्लिम वुमन के फेवर में है, बल्कि ये एक्ट और ये लॉ मुस्लिम वुमन की जिंदगी और भी वर्स्ट कर देता है। आइए इसे सेक्शन बाय सेक्शन समझते हैं। सेक्शन 3 कहता है कि ट्रिपल तलाक प्रोहिबिटेड है और वॉइड है। इसका मतलब अगर कोई मुस्लिम मैन अपनी बीवी को 3 बार तलाक दे दे तो वो एक भी कंसीडर नहीं की जाएंगी। सबसे पहले तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 का वायलेशन है, जो कि कहता है कि पीपल हैव द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट देयर रिलीजन। इसका मतलब है लोग अपने रिलीजन को डिक्लेयर भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। इस सेक्शन के पढ़ते ही मुसलमानों का यह हक बनता है कि वो गवर्नमेंट से पूछे इस्लामिक लॉज में उन्हें टांग अड़ाने की इजाजत किसने दी, क्योंकि इंडिया में 85% सुन्नी मुस्लिम्स है जो कि बिलीव करते हैं कि ट्रिपल तलाक से शादी टूट जाती है, और ये सेक्शन इस्लाम के बिलीव्स के बिल्कुल खिलाफ जा रहा है। सेक्शन 4 ये कहता है कि अगर एक मुस्लिम मैन ट्रिपल तलाक प्रोनाउंस करता है तो उससे 3 साल तक की जेल होगी और उससे फाइन का भी सामना करना पड़ेगा। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर तलाक हुई ही नहीं है तो हस्बैंड को जेल में क्यों डाला जा रहा है, और वो भी 1-2 महीने के लिए नहीं, 3 साल के लिए। और फिर गवर्नमेंट हस्बैंड से क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि जब वो हस्बैंड 3 साल बाद जेल से निकले तो वो अपनी वाइफ को खुशी खुशी एक्सेप्ट करेगा कि जो भी हुआ सब भूल जाओ, नई शुरुआत करते? नहीं, बल्कि वो गुस्से में पागल हो रहा होगा। जेल में वो हर एक दिन खून के आंसू रोता होगा। सेक्शन 5 ये बताता है कि हस्बैंड को अपनी वाइफ और अपने बच्चों को अलाउंस देना पड़ेगा। फिर से वही बात आ जाती है गाइस कि अगर हस्बैंड 3 साल तक के लिए जेल में है तो इन्हें अलाउंस देगा कौन? गवर्नमेंट ने तो जेल में डाल दिया, अब उनका काम खत्म। सेक्शन 6 एक मुस्लिम वुमन को उसका माइनर चाइल्ड कस्टडी में देता है। इसका मतलब मुस्लिम मैन अपने बच्चे को भी खो देता है। सेक्शन 7 बताता है कि ये क्राइम नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल है, मतलब ना कि उसे बेल मिलेगी और ना कि कोई भी कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा, उसे पूरे ट्रायल से गुजरना पड़ेगा। इसका पूरा मतलब है कि ये लॉ एक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत के लिए बिल्कुल इलॉजिकल और रॉन्ग है। सोचिए किसी औरत को ट्रिपल तलाक मिल जाती है, वो कोर्ट में केस करने जाती है, लेकिन उसका हस्बैंड 3 साल की जेल के डर से उसे कोर्ट में जाने ही नहीं देता और उसे नॉर्मली अपने पास रख लेता है ट्रिपल तलाक के बावजूद भी। क्योंकि तलाक हो चुकी थी तो इस्लाम इसे इलिसिट सेक्सुअल रिलेशनशिप कंसीडर करता है और उनके बीच हस्बैंड और वाइफ वाला नहीं, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला रिश्ता रहता है, जो कि इस्लाम में बिल्कुल हराम है। और चलो अगर मान भी लो कि उस औरत को इस्लाम का नॉलेज था और पता था कि तलाक तो हो चुकी है और फिर वो कोर्ट में केस फाइल करती है, कोर्ट बंदे को 3 साल के लिए अंदर डालती है, तो ये बताइए उस वाइफ का क्या होगा उन 3 सालों के लिए? वो सड़क पे आ जाएंगी, वो क्या खाएंगी, वो क्या पिएंगी, वो कहाँ रहेंगी, उसके घर का रेंट कौन पे करेगा, उसके खाने के लिए अनाज कहाँ से आएगा? अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए मजबूरन उसे पब्लिक प्रॉपर्टी बनना पड़ेगा, क्योंकि बंदा तो 3 साल के लिए जेल में चला गया। अब 3 साल के बाद जब हस्बैंड जेल से बाहर निकल के आएगा तो क्या लगता है क्या होगा? वो हस्बैंड वाइफ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। हस्बैंड से उसका बच्चा भी छीन चुका है, वाइफ से उसका हस्बैंड छीन चुका है, उनकी फैमिली पूरी तरीके से तबाह हो जाएंगी। लेकिन इतना लंबा ना तो कोर्ट सोचता है ना तो आजकल की कुछ मुस्लिम वुमन सोचती है। उन्हें लगता है कि ये एक्ट उनके फेवर में है, जबकि ये एक्ट उनके लिए बहुत खतरनाक है। एक साथ 3 तलाक देना, इसे इस्लाम बिल्कुल ही गलत समझता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट इस पे अपने रेगुलेशंस और अपने लॉज लाए, क्योंकि ये उससे और भी खराब कर देगा। चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, इंडियन गवर्नमेंट ने लड़कियों की शादी की एज को 18 कर दिया है और लड़कों की शादी की एज को 21 कर दिया है। लेकिन ऑन द अदर हैंड इंडियन गवर्नमेंट ने कॉन्सेंशुअल सेक्स की एज को
18 ईयर्स कर दिया है। मतलब अगर एक लड़का 18 साल का है तो वो शादी नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो 18 साल का है तो वो इलीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकता है। मतलब गलत रिलेशन के लिए 3 साल कम कर दिए और अच्छा काम शादी करने के लिए 3 साल बढ़ा दिए। ये एक्ट सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को फॉर्निकेशन और एडल्ट्री की तरफ ले जाएगा और शादियों से निकाह से दूर कर देगा। ये एक्ट बच्चियों के ऊपर जुल्म देखते हुए एस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन ये बात किसी से छुपी नहीं है कि 12-15 साल की कुछ लड़कियां स्कूल में ही अपनी वर्जिनिटी को लूज कर देती है, इवन बॉयज भी, जो कि इस बात को प्रूव करता है कि उन्हें शादी की जरूरत है, लेकिन उन्हें शादी करने से रोका जा रहा है क्योंकि उनकी एज कम है। और यही फॉर्निकेशन को प्रमोट कर रहा है। ड्यूरेक्स की ये रिपोर्ट देखिए, इसमें बताया गया है कि इंडियन गर्ल्स एवरेज 15 साल की एज में अपनी वर्जिनिटी को लूज कर देती है। तो जो काम शादी के बाद होना चाहिए, गवर्नमेंट उसे शादी से पहले क्यों प्रमोट कर रही है? इस लॉ को चेंज करके बल्कि ये होना चाहिए कि जब भी एक लड़का लड़की प्यूबर्टी के बाद अपनी मर्जी से शादी करना चाहे तो उन पे कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, और साथ में माँ बाप का कंसेंट हो तो ये और भी अच्छी बात है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा मैरिजेस को प्रमोट करे और इंडियन मेल और फीमेल दोनों की मॉडेस्टी की हिफाजत करे। लॉज और कानून तो काफी सारे हैं जो इंडियन गवर्नमेंट को बदलने की और नए लॉज लाने की जरूरत है, लेकिन अगर गवर्नमेंट इन बताए गए लॉज को ही चेंज कर ले तो हम एक काफी बेहतर इंडिया की तरफ जा सकते हैं और काफी सारे क्राइम और फेक केसेस से भी बच सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो ये वीडियो भी जरूर देखना अगर आप जानना चाहते हैं 33 साइंस ऑफ कियामत। अस्सलाम वालेकुम।